हेलो डियर। तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, पहले तो हम उसी को कंप्लीट करेंगे जो पिछली क्लास में हमारा चल रहा था। ठीक है, पिछली क्लास में हमारा क्या चल रहा था प्लीज़। ठीक है, तो सभी जल्दी से आ जाएं। पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे कि एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। जल्दी से आ जाइए, सभी जुड़ जाइए। पिछली क्लास में अपन इसको डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पर हमारा एक और रह रहा था। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था कि एक कंप्यूटर होते हैं एनालॉग, दूसरे होते हैं कौन से, डिजिटल, और तीसरे होते हैं आपके कौन से, हाइब्रिड। ठीक है, तीन तरह के आपके कंप्यूटर होते हैं। हाँ भैया, जल्दी से जुड़ जाइए। तीन तरह के कंप्यूटर आपके होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। दो को अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है हाइब्रिड कंप्यूटर को लेकर। तो आप हेडिंग डालें। ठीक है, थर्ड नंबर पर जो आपका टॉपिक है, थर्ड नंबर पर जो आपका टॉपिक है इस किसमें, एप्लीकेशन के आधार पर, उसका नेम क्या है, उसका नेम है हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर। इससे जनरली एक ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं बनते हैं इससे, एक दो ही क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको बता दिया है सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे आपके वो माइक्रो कंप्यूटर से और सुपर कंप्यूटर से बनने वाले हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है, देखो हाइब्रिड का मतलब होता है, यदि हम हिंदी में बात करें, संकर। ठीक है, हाइब्रिड का मतलब होता है संकर। तो ऐसे कंप्यूटर जिनमें ऐसे कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग एनालॉग प्लस, ठीक है, डिजिटल सिग्नल। ठीक है, एनालॉग प्लस डिजिटल सिग्नल दोनों यूज लिए जाते हैं। एनालॉग प्लस डिजिटल सिग्नल दोनों यूज लिए जाते हैं, यूज लिए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, जैसे आप कोई ईसीजी की रिपोर्ट मंगवाते हो, ठीक है, रिपोर्ट करवाते हो, तो वहाँ पर कौन से कंप्यूटर यूज लिए जाएंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर। क्योंकि वहाँ पर एनालॉग भी होता है और चीज़ें डिजिटल भी होती हैं, दोनों तरह की यूज ली जाती हैं। तो वहाँ पर सिग्नल एनालॉग भी जाएंगे आपके और डिजिटल भी जाएंगे। एनालॉग यानी बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, आपको सभी चीज़ें याद आ रही होंगी। और डिजिटल यानी अंकों में चीज़ें लिखी जाएंगी। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हाइब्रिड जो कंप्यूटर हैं इनमें एनालॉग सिग्नल यूज लिए जाते हैं या आपके, ठीक है, एनालॉग या आपके डिजिटल सिग्नल या एनालॉग सिग्नल कौन से यूज लिए जाते हैं। तो दोनों तरह के यूज लिए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो एप्लीकेशन के आधार पर ये कंप्लीट होते हैं आपके। हाइब्रिड कंप्यूटर में यही बात बार बार पूछी जाती है कि हाइब्रिड कंप्यूटर में कौन से सिग्नल यूज लिए जाते हैं। तो एनालॉग और डिजिटल दोनों यूज लिए जाएंगे। अगला हमने बेसिस बताया था, आधार बताया था, किसके आधार पर और कंप्यूटरों को बांटा जाता है। ठीक है, अगला जो आधार है आपका वह है परपज के आधार पर। ठीक है, अगला जो आधार है कंप्यूटर को बांटने का वह है परपज के आधार पर। ठीक है, परपज के आधार पर, परपज के आधार पर कंप्यूटर। परपज के आधार पर जब अपन ने बात की थी तो मैंने बताया था परपज के आधार पर दो तरह के कंप्यूटर होते हैं। पहला कंप्यूटर होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, पहला कंप्यूटर जो होता है वह होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर।
जनरल पर्पस कंप्यूटर। दूसरे जो कंप्यूटर होते हैं आपके वे होते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, तो इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं यहाँ से भी। पर्पस के आधार पर यानी आपका उद्देश्य क्या है। हम जो घरों में यूज लेते हैं वह दोस्तों जनरल पर्पज ही होता है, उससे हम किसी भी प्रकार का कार्य करवा सकते हैं। ठीक है, कई बार हम उससे गाने सुनते हैं, कई बार दूसरी तरीका के अपन कोई वर्क MS वर्ड पर काम करते हैं, MS एक्सेल पर काम करते हैं, मेडिकल फील्ड में भी काम ले लेते हैं उसे, और इंजीनियरिंग फील्ड में भी ले लेते हैं, टीचिंग के लिए भी ले रहे हैं। यानी हर तरह का जो काम करेगा वह होगा जनरल पर्पज, उसका कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं है जिसे एक चीज को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। लेकिन स्पेशल पर्पज क्या होते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि ये इस चीज के लिए ही बनाए जा रहे हैं। जैसे आपके ट्रैफिक सिग्नल की बत्तियां हैं, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए स्पेशल कंप्यूटर बनाए जाते हैं। तो वो किस में आ जाएंगे, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। तो इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाता है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल में यदि आप लिखना चाहें तो ट्रैफिक सिग्नल को, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर, कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है। तो यही पूछे जाते हैं, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से कि स्पेशल उद्देश्य के लिए कौन से कंप्यूटर यूज लिए जाएंगे, तो स्पेशल पर्पज यूज लिए जाएंगे, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। और जनरल जो अपन यूज लेते हैं वो जनरल कंप्यूटर ही है, और उनका कोई स्पेसिफिक कार्य निर्धारित कर दिया गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, तो उनको बोला जाता है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। आपको जो पढ़ना है बहुत गहराई से वह पढ़ना है मैक्रो कंप्यूटर। ठीक है, साइज के आधार पर जितने भी कंप्यूटर हैं ना वही आपको अच्छी तरीका से पढ़ने हैं, और उनमें भी आपको मैक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर ये दो बहुत अच्छी तरीका से पढ़ने हैं। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप कर सकते हैं। पर्पज के आधार पर कंप्यूटर, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। तो जो भी हमसे जुड़े हुए हैं क्या आपकी समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है, प्लीज ये बताएं पहले तो। और अब हमारा जो चैप्टर था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ये फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड चीजें अपन ने पढ़ी हैं। तो ये आप बताओ ये आपकी समझ में आया है या नहीं आया, जो भी अपन ने आज तक पढ़ा है वो आपके समझ में आया है या नहीं आया। यदि आपके कोई डाउट हो तो आप वह भी पूछ सकते हो जो भी हमसे लैब में जुड़े हुए हैं, क्योंकि लैब होने का यही फायदा है कि जो भी मन में डाउट आ रहा है उसे तुरंत अपन पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये सभी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर हमने एक बार मैं फिर बता देता हूँ, ठीक है, ये आज का हमारा चैप्टर रहेगा ये। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं, एक बार मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। आप PYQ कर सकते हैं जो PYQ आ रहे हैं। ठीक है, हमने 3 आधार बताए थे, एक तो साइज, ठीक है, साइज या प्रोसेसिंग के आधार पर कि किसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा है और किसकी कम है, प्रोसेसिंग के आधार पर। एक तो ये आधार मैंने बताया था आपको। इसमें मैंने बताया था कि साइज और प्रोसेसिंग के आधार पर 4 तरह के कंप्यूटर होते हैं। एक होगा आपका मैक्रो, दूसरा मिनी, ठीक है, मिनी कंप्यूटर। उसके बाद मैंने आपको बताया है मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद होते हैं आपके सुपर कंप्यूटर। ठीक है दोस्त, ये आपकी कौन सी हो गई, ठीक है, यस सर, यस सर आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पहला जो हमारा आधार था वह था साइज के आधार पर। मैंने आपको बताया था यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार इतने एग्जाम्स हो गए, सभी में इसी जगह से पूछा जाता है। यदि 2024 में एग्जाम हुए हों उनकी बात करें, यहीं से आपके क्वेश्चन बन गए हैं। इनमें से भी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद हमने जो दूसरा नंबर का लिया था वह था एप्लीकेशन के आधार पर, यानी अनुप्रयोग के आधार पर उसमें कैसे सिग्नल उपयोग किए जा रहे हैं, एप्लीकेशन के आधार पर। यहाँ पर भी हमने 3 तरह से कंप्यूटरों को जाना था। 3 कौन कौन से थे, ठीक है। एक हमने जाना था, इसमें कौन कौन से आएंगे, एनालॉग कंप्यूटर। उसके बाद कौन सा आएगा, डिजिटल, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा है कौन सा, हाइब्रिड, ये अपन ने पढ़ा है। उसके बाद हम जो तीसरे नंबर की बात करें, थर्ड नंबर पर जो कंप्यूटर आपके होते हैं किसके आधार पर बांटे जाते हैं, पर्पज के आधार पर, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं ज़्यादा, पर्पज के आधार पर 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, ये अपने क्लासिफिकेशन कर लिया है अपन ने, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन इतने ज़्यादा आते नहीं हैं। तो इसके अंतर्गत जो आता है दोस्तों, जनरल पर्पस, जनरल पर्पस, और आपका कौन सा आता है, स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पस, ये आता है आपका। तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ये आपके समझ में आ गई होंगी, इनको अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। एनालॉग को भी अपन ने पढ़ा है कि फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर कौन सा है, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, और हाइब्रिड क्या होते हैं, कौन से सिग्नल यूज लिए जाते हैं, जनरल पर्पज। यहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं, सबसे ज़्यादा इसी जगह से बनते हैं, तो आपको यहीं पर फोकस देना है, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं, जो हमारा चैप्टर है आगे, ठीक है। अब हमारा जो चैप्टर है दोस्तों, आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। नया जो आपका टॉपिक है आज, नया जो टॉपिक है आपका वह है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती हैं, अभी तक कौन सी पीढ़ी चल रही है, कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर की पीढ़ियां, यह आपका टॉपिक है। ये क्या हो रहा है, कंप्यूटर की पीढ़ियां, ठीक है। ये नया टॉपिक आप डाल रहे हैं आज, जो आपका स्टार्ट हो रहा है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां आ चुकी हैं, ठीक है, और अभी कौन सी पीढ़ी चल रही है। सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द आया है, कौन सा, सबसे पहले यहाँ पर शब्द आया है कि सर हमें ये बताओ ये जनरेशन क्या होती है। मैं आपसे बोलूंगा पीढ़ी, फिर आप बोलोगे सर ये तो आपने हिंदी में बता दिया, ठीक है। जनरेशन की टेक्निकल भाषा क्या होती है, जनरेशन की टेक्निकल भाषा होती है दोस्तों स्टेप बाय स्टेप, यानी धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप चेंज इन टेक्नोलॉजी, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, जनरेशन या पीढ़ी। अब कौन सी जगह पर परिवर्तन, जब हमने कंप्यूटर पढ़ा है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर में 3-4 चीजें होती हैं, ठीक है। ये आपका क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये तो क्या होता है, ये आपका होता है मॉनिटर, ये आपका होता है मॉनिटर। उसके बाद मैं बोलूँगा ये क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है आपका क्या, कीबोर्ड। मैं फिर आपसे बोलूँगा ये क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये आपका माउस होता है। फिर मैं बोलूँगा ये क्या होता है, ठीक है, ये बॉक्स रखा हुआ होता है, ये क्या होता है, तो आप बोलोगे सर इसको क्या बोलते हैं। जो भी देख रहे हैं मुझे बताएं। जैसे यहाँ पर ऐसे पोर्ट रहते हैं, इसके अंतर्गत ऐसे हार्ड डिस्क को आपकी उसको डालने के लिए होता है, ठीक है। ऐसे भी होता है आपका सीडी डीवीडी डालने के लिए, ऐसे छोटे छोटे इस पर पोर्ट लगे हुए होते हैं। कुछ इस तरह से भी होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कुछ ऐसे पोर्ट्स रहते हैं इसके ऊपर। इसे क्या बोलते हैं प्लीज बताएं, जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, इस डिवाइस को क्या बोला जाता है। मैंने आपको बोला था कि इसे आपको क्या नहीं बोलना है, ठीक है, क्या नहीं बोलना है, इसे आपको सीपीयू नहीं बोलना है। सीपीयू तो इसका एक पार्ट होता है, इसे बोलना है आपको क्या, प्रोसेसिंग डिवाइस या प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसे क्या बोलना है आपको, प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपका माउस हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि जितनी भी डिवाइसेज होती हैं, ठीक है, जितनी भी डिवाइसेज होती हैं
सभी किससे कनेक्ट होती हैं, सभी कनेक्ट हो रखी होती हैं किससे, आपके, ठीक है, इससे कनेक्ट हो रखी होती हैं, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं, वहाँ पर नहीं मान रहा, ऐसे कनेक्ट हो रखी होती हैं, ठीक है। और ये आपका जैसे ऐसे मैंने मान लिया ऐसे कनेक्ट, तो जितनी भी डिवाइसेज आपकी रहेंगी, बिल्कुल सही बोल रहे हो हेमंत सिंह जी, जितनी भी डिवाइसेज, ये मॉनिटर आपका आउटपुट हो जाएगा और ये कीबोर्ड और माउस आपके इनपुट हो जाएंगे। सभी डिवाइसेज को अपन को इससे कनेक्ट करना पड़ता है, प्रोसेसिंग यूनिट से। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि प्रोसेसिंग यूनिट में एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रखा हुआ होता है सीपीयू, जो सभी तरह की प्रोसेसिंग करता है। तो सभी सिग्नल्स को हमें कहाँ पहुंचाना होता है, सीपीयू के पास। अब सीपीयू इसके अंतर्गत रखा हुआ है, तो इसलिए सभी डिवाइसेज को अपन को कहाँ कनेक्ट करना होता है, यहाँ पर। जो प्रोसेसिंग यूनिट से जितनी भी डिवाइसेज कनेक्ट होती हैं बाहर से, उन सभी को बोला जाता है पेरिफेरल डिवाइसेज, ये मैं आपको बता चुका हूं। और इसके अंतर्गत जितनी भी डिवाइसेज होती हैं उनको पेरिफेरल डिवाइसेज नहीं बोला जाता है, ठीक है। नीरेश कुमार रोत्रवाल, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। आपको ऐसे ही पूरी तरह से सीरियस रहना है लेक्चर में। जो भी चीज़ हम पढ़ा चुके हैं उनका आप रिवीजन करते रहो, पीवाईक्यू निकालते रहो, ठीक है। मैं आपको पहले ही भरोसा दिला चुका हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपके कंटेंट से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब आप उसको कैसे तैयार करते हैं यह आप पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको बता रहा हूं जनरेशन, ठीक है, कि जनरेशन यानी पीढ़ियां कैसे चेंज हुई। देखो दोस्तों, इसके प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत एक कंपोनेंट होता है, मैं आपको बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, सीपीयू। इससे ही तो आप बोल रहे हो, कई बार पहले ही आप मेरे पढ़ाने से पहले आप इसको क्या बोलते थे, सीपीयू, लेकिन मैंने आपको बताया है ये प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इसके अंतर्गत आपकी रैम भी होती है, ठीक है, इसके अंतर्गत आपकी रोम भी होती है, इसके अंतर्गत आपकी रोम भी होती है, इसके अंतर्गत मदरबोर्ड भी होता है, मदरबोर्ड भी होता है। तो इसलिए आप इसको क्या नहीं बोल सकते, सीपीयू नहीं बोल सकते, सीपीयू तो इसका एक कंपोनेंट है। लेकिन जब अपन बात करते हैं जनरेशन की, तो जनरेशन यानी पीढ़ियां, ठीक है। जब अपन बात करते हैं जनरेशन की, तो कहां पर ऐसा चेंज हुआ है, मैंने बताया है कि स्टेप बाय स्टेप चेंज इन टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज जनरेशन। तो धीरे धीरे किस जगह पर परिवर्तन करें, ठीक है, परिवर्तन हो रहा है टेक्नोलॉजी में, लेकिन कौन सी जगह होगी। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, वो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, कि जो आपकी ये प्रोसेसिंग यूनिट है जहां पर सीपीयू लगा हुआ है, इस जगह पर परिवर्तन हुए हैं, ठीक है। सबसे मेजर पॉइंट प्रोसेसिंग कौन कराता है, सीपीयू ही कराता है। तो जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, जो चेंज पूछा गया है, ठीक है, वह इसी जगह का पूछा गया है कि प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर कौन सी डिवाइस यूज ली जाती है, पहली जनरेशन में कौन सी यूज ली गई थी, दूसरी में कौन सी ली गई थी, तीसरी में कौन सी। जो आप सीपीयू पढ़ते हो ना दोस्तों, वह तो फोर्थ जनरेशन से यूज होने लगा है। यानी जो इसके अंतर्गत ये सीपीयू कंपोनेंट रखा हुआ है ना, ये तो आपके फोर्थ जनरेशन से आया है। इससे पहले कौन सा था, थर्ड जनरेशन में सीपीयू की जगह पर अपन क्या यूज ले रहे थे, सेकंड जनरेशन में सीपीयू की जगह पर क्या यूज ले रहे थे, थर्ड जनरेशन में सीपीयू की जगह पर आप सेकंड जनरेशन में क्या यूज ले रहे हैं, फर्स्ट में क्या यूज ले रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, सीपीयू अपन फोर्थ जनरेशन से यूज लेने लगे हैं, ठीक है। तो इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर अपन बोलते हैं कि ये जनरेशन चेंज हो गई। जैसे ही फर्स्ट जनरेशन में कुछ बदलाव हुआ, सेकंड जनरेशन में कुछ लेने लगे, तो इसके आधार पर ही अपन ने क्या बोला, जनरेशन में चेंज होने लग गई। जो आपका कीबोर्ड है, माउस है, ये कौन सी जनरेशन से यूज हो रहे हैं, इससे पहले कौन सी क्या यूज लेते थे इनकी जगह पर, ठीक है, आउटपुट के लिए क्या यूज लेते थे। तो इन सभी चीजों में जो परिवर्तन हो रहे हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है दोस्तों, जनरेशन बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, आज मैंने टैप करके, ठीक है, आपको कंटेंट उपलब्ध कराया है, आपको मजे आएंगे। तो जो अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों, कंप्यूटर की पीढ़ियां, आप सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा है या नहीं, पहले तो ये बताएं आप, ठीक है, यस या नो। ये चीज जो लिखी हुई है आपको अच्छे से दिखाई दे रही है या नहीं, ठीक है, यस या नो में आप आंसर दें। अब यहां पर अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर की जनरेशन कितनी होती है। पहला क्वेश्चन जो बनता है आपका, कंप्यूटर की कितनी जनरेशन होती हैं, तो कितनी होती हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है, 5 पीढ़ियां होती हैं। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। अब यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और बन जाते हैं कि किस ईयर के बीच में आपकी फर्स्ट जनरेशन चली थी, ठीक है, वह दशक कौन सा था जहां पर आपने फर्स्ट जनरेशन को यूज लिया था। तो समय से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों।
तो आपको ध्यान देना है कि 1942 ईस्वी से, ठीक है, 1942 ईस्वी से 1955 ईस्वी तक, ठीक है, 1942 ईस्वी से 1955 ईस्वी तक आपकी फर्स्ट जनरेशन रही थी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। यहाँ से ईयर पूछ ली जाती है कि आपकी फर्स्ट जनरेशन कितने साल तक चली थी, किस दशक तक आपकी फर्स्ट जनरेशन रही थी, तो ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है। और यह इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है दोस्तों कि आप यहाँ पर यदि 1942 43 लिख दें, 44 लिख दें और इधर आप 55 लिख दें, 56 लिख दें, 54 लिख दें, तो वो सही रहेगा या गलत, ठीक है। तो इसको आप एक एक दो दो साल ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे इस टाइम पीरियड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1943 से 1955 56, ठीक है, ऐसे चल जाता है। वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा दशक है, ये पूरा दशक देगा आपसे यदि पूछेगा तो। उसके बाद आते हैं 10-10 का आप अंतराल लेते चलो। यहां पर आप बात करते हैं 1955 से 1966 तक, ठीक है, 1955 से 1966 तक जो जनरेशन रही थी वह सेकंड जनरेशन रही थी। और 1966 से, ठीक है, 1966 यानी एक बढ़ा दो आप, 1967 से 1977 तक जो जनरेशन कौन सी, हाँ, थर्ड जनरेशन है। 1966 से, ये आप एक कमी कर लो, 10 बढ़ाओ इसमें, ठीक है, आपके याद करने के लिए आसान रहेगी। 10 बढ़ाओ 1965। उसके बाद 1965 से 1975 तक आपकी कौन सी रह रही है, थर्ड जनरेशन। उसके बाद फोर्थ जनरेशन में 1975 से और 1985 तक, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन क्या रहेगी, 1985 से और अब तक जो टिल, ठीक है, अब तक जो चल रही है वो कौन सी रहेगी। गुड इवनिंग मनसुख जी, गुड इवनिंग, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड कौन सा रहा था, सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड कौन सा रहा था, थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड कौन सा रहा था, और फोर्थ जनरेशन का कौन सा रहा था, और आपकी फिफ्थ जनरेशन का कौन सा रहा था। किताबों में इनको आप अलग अलग देख सकते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग देख सकते हैं आप। कई बार यहाँ पर लिखा हुआ होगा 1942 की जगह पर 1944 से 1955, यहाँ पर लिखा हुआ होगा 1900 जैसे 56 से 1966, ठीक है, 1966 से 1974, ऐसे अलग अलग देख सकते हैं आप किताबों में। लेकिन मैंने याद करने के लिए आपको ये बताया है क्योंकि वहां पर ऐसे नहीं पूछा जाता बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट, सभी बुकों में ये टाइम पीरियड अलग अलग है। लेकिन आपको तो दशक पहचानना है, ठीक है, 42 से 55, एक साल इसमें कम करके इसमें बढ़ा के ऐसे पूछ सकता है इंटरवल, लेकिन आपको तो पूरा इंटरवल देखना है किससे रिलेट हो रहा है, ठीक है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यदि यहां पर वो दे दे आपको 1966 से 1976 ऐसे दे दे, तो अब आपको ये नहीं सोचना है नहीं सर वो तो 1965 से 1975 ही था। देखो एक साल ऊपर नीचे आपकी कर सकता है, तो आपको 10-10 के जोड़े में याद रखना है। 1942 से 55 तक पहले याद रख लो, 1955 से 1965, 1965 से 1975, 1975 से 1985, 1985 से टिल। मुझे लगता है ये चीज आपके याद हो गई होगी। आगे अपन चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट जनरेशन के ऊपर, बहुत मजे आने वाले हैं दोस्तों जनरेशन टॉपिक के ऊपर, ठीक है, बहुत मजे आने वाले हैं। फर्स्ट जनरेशन को अपन बात करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों एक डिवाइस यूज ली गई थी वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज ली गई थी वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। ऐसे बोला जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज ली गई थी। इतनी बार ये क्वेश्चन आया है कि पूछो ही मत। अब आपको पता होना चाहिए कि वैक्यूम ट्यूब को यूज कहाँ लिया गया था। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो सबसे ज्यादा चेंज होगा ना किस जगह पर होगा, जहां पर सीपीयू लगा हुआ है। तो इस सीपीयू की जगह पर, सीपीयू कौन सी जनरेशन से आया है ये भी मैंने बताया है, सीपीयू आया है आपका फोर्थ जनरेशन से। तो फोर्थ जनरेशन से पहले भी तो प्रोसेसिंग हो रही होगी, उसको कौन करा रहा था, तो उसे फर्स्ट जनरेशन में करा रहा था दोस्तों वैक्यूम ट्यूब। यानी कि जो आपका ये कैबिनेट बॉक्स है इसके अंतर्गत जिस जगह पर सीपीयू रखा हुआ है इस जगह पर फर्स्ट जनरेशन में सीपीयू नहीं था। क्या था इस जगह पर, वैक्यूम ट्यूब था। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा जाता है कि वैक्यूम ट्यूब के इन्वेंटर कौन हैं,
यानी कि आविष्कारक कौन है वैक्यूम ट्यूब के? तो इनके आविष्कारक हैं दोस्तों जॉन एम्ब्रोस। ठीक है, कौन है? जॉन एम्ब्रोस। और इसकी ईयर भी आपको याद रखनी है, यह कब बनाया गया था? तो 1900, ठीक है, 1906 के लगभग, 6-7 के लगभग इसे बनाया गया था। 1906-7 के लगभग इसे बनाया गया था। यदि आप इसकी डेट याद करना चाहें तो इसकी डेट भी याद कर सकते हैं, 1906 ईस्वी। देखो फर्स्ट जनरेशन आपसे पूछा जाएगा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज ली गई थी या वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन में यूज लिया गया था? तो फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब यूज लिया गया है। इन्वेंटर कौन है? जॉन एम्ब्रोस। अब ये वैक्यूम ट्यूब दिखता कैसे था? ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से वैक्यूम ट्यूब होता था। और इसमें दोस्तों, ठीक है, डायोड यूज लिए जाते थे। डायोड यूज लिए जाते थे। आपने नाम सुना होगा एक एलईडी। ठीक है, एलईडी का मतलब क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड ये यूज लिए जाते थे, यानी कि ये लाइट उत्पन्न करते थे। अब दोस्तों जब लाइट उत्पन्न होगी तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो हीट बढ़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत सारी हीट उत्पन्न करते थे। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या यूज किए जा रहे हैं? डायोड। डायोड के रूप में एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। इमिटिंग का मतलब उत्सर्जक होता है, उत्सर्जन कर रहा है। लाइट उत्सर्जन कर रहा है, इसका मतलब हीट उत्पन्न कर रहा है। हीट उत्पन्न कर रहा है किसी जगह पर तो वहां पर उमस, गर्मी बढ़ेगी। ठीक है, हीट बढ़ेगी वहां पर तो उमस बहुत ज्यादा हो जाएगी, गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए जो आपके पहले फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे, जिस जगह पर इनको चलाया जाता था उस जगह पर इनके लिए हीट को कम करने के लिए एसी लगाने पड़ते थे। ठीक है, इनकी हीट को कम करने के लिए एसी कूलर ऐसे लगाने पड़ते थे जिससे हीट कम हो जाए, इतना गर्म कर देते थे। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि फर्स्ट जनरेशन में केवल एक ही वैक्यूम ट्यूब यूज लिया जाता था। फर्स्ट जनरेशन में कम से कम 18,000 वैक्यूम ट्यूब यूज लिए जाते थे। एक वैक्यूम ट्यूब को आप समझ सकते हैं, यदि आप एक बल्ब की बराबर ले लो। ठीक है, कुछ बल्ब जैसी ही संरचना है, इसके अंतर्गत एलईडी लगे हुए हैं। यदि एक बल्ब मान के चलें, और मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट जनरेशन में 18,000 वैक्यूम ट्यूब यूज लिए जाते थे, तो आप इतने छोटे बल्ब को भी यदि 18,000 की क्वांटिटी में लोगे तो कितनी सारी जगह घेरेगा। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के लिए बहुत सारी जगह की जरूरत होती थी, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे। ये सभी चीजें दोस्तों एग्जाम में पूछी नहीं जाती हैं, मैं आपको बस व्यवहारिक नॉलेज के लिए बता रहा हूं। जो एग्जाम में पूछी जाएंगी वो मैंने लिख रखी हैं। ठीक है, जो ये आकार में बहुत बड़े होते थे, हीट बहुत ज्यादा उत्पन्न करते थे, इनके लिए हमें एसी लगाना पड़ता था। जब अपन अलग से एसी लगा रहे हैं तो इनको चलाने के लिए बहुत कॉस्ट की, ठीक है, यूज ली जाती थी, बहुत कॉस्ट की जरूरत होती थी, बहुत महंगे पड़ते थे। उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में कौन सी भाषा का यूज लिया जाता था? तो मशीन लैंग्वेज का यूज लिया जाता था। अब कैसे यूज लिया जाता था? दोस्तों आजकल आप जब वर्किंग करते हो कंप्यूटर के ऊपर, आपको कीबोर्ड उपलब्ध कराया जाता है। कीबोर्ड के ऊपर अल्फाबेटिकल कैरेक्टर होते हैं, जैसे ABCDEFG। न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 तक, 0 तक। उसके बाद क्या है कि जो आपका फर्स्ट जनरेशन था वहां पर ऐसे वैल्यू नहीं दी जाती थी जैसे आप आज दे रहे हो, जैसे ABCD ऐसे करके। आपको ए का मतलब पता होना चाहिए कि इसको 0 1 की फॉर्मेट में क्या बोलते हैं। देखो 0 1 पर काम तो हमारे आज भी कंप्यूटर कर रहे हैं, आज भी जो प्रोसेसिंग होती है आपने सुना होगा 0 1 के ही ऊपर होती है, बाइनरी डिजिट्स में ही होती है। लेकिन इनमें क्या था कि इनपुट के रूप में भी आपको 0 1 में ही फॉर्मेट देना पड़ता था। जैसे आप आज के टाइम पर कीबोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है 2, फिर आप इसको यदि प्रेस करते हो तो वहां पर चला जाता है 1 0। ठीक है, 1 0 का बाइनरी फॉर्म में ये डेसिमल फॉर्म हो जाती है, ये बाइनरी फॉर्म हो जाती है। तो जैसे ही आप कीबोर्ड पर क्लिक करते हो 2, तो कंप्यूटर के अंतर्गत डेटा जाता है 0 1 0 ऐसे। लेकिन पहले क्या था कि भाई साहब आप जो यूज ले रहे हो इनपुट के रूप में भी आप 0 0 1 0 की फॉर्म में ही दो। तो इसके लिए क्या था, यूजर को भी बाइनरी कोड आने चाहिए, इसलिए इनको हर कोई यूज नहीं कर सकता था जैसे आज के टाइम पर कर देते हैं, क्योंकि कीबोर्ड के ऊपर सब कुछ डेसिमल में लिखा हुआ होता है, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर में लिखा हुआ होता है। लेकिन पहले फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को यूज लेने के लिए
आपको सबसे पहले तो ये बाइनरी कोड याद होने चाहिए कि 2 का ये होता है 3 का, तभी आप दे सकते थे। इसलिए ये कंप्यूटर आसानी से यूजर फ्रेंडली नहीं थे, ठीक है, ये कंप्यूटर यूजर फ्रेंडली नहीं थे, इनमें मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता था। अब आपसे इसके उदाहरण पूछे जा सकते हैं। उदाहरण में मैंने आपको जब डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ाई थी, तो मैंने ये कंप्यूटर आपको लिखाए थे, ENIAC, EDSEC, EDVAC, UNIVAC। ये सभी किस जनरेशन के हैं दोस्तों? फर्स्ट जनरेशन के हैं। एग्जाम्पल याद करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इन चीज़ों को आप पढ़ चुके हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके फर्स्ट जनरेशन से बनेंगे। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट जनरेशन में किस डिवाइस का यूज किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम ट्यूब के इन्वेंटर कौन है? जॉन एम्ब्रोस। कब किया था? 1906 ईस्वी में। किस भाषा का यूज लिया जाता था फर्स्ट जनरेशन में? मशीन लैंग्वेज का। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ENIAC, EDSEC, EDVAC और UNIVAC। तो मुझे उम्मीद है ये फर्स्ट जनरेशन आपके समझ में आ गई होगी। आगे अपन चलते हैं दोस्तों सेकंड जनरेशन के ऊपर, ठीक है, सेकंड जनरेशन के ऊपर। सेकंड जनरेशन का मतलब क्या है? दूसरी पीढ़ी। अब दूसरी पीढ़ी में, ठीक है, मैंने क्या कहा था आपसे, जनरेशन क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप चेंज इन टेक्नोलॉजी, तकनीकी में धीरे धीरे परिवर्तन। जिस चीज को अपन फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब यूज ले रहे थे, उस जगह पर अब क्या आ चुका है दोस्तों? ट्रांजिस्टर आ चुका है। यानी कि सेकंड जनरेशन में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जो प्रोसेसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वह क्या यूज लिया जाता था? ट्रांजिस्टर यूज लिया जाता था। अब जब ये डिवाइस इंपॉर्टेंट है तो इसके इन्वेंटर भी पूछे जा सकते हैं। इन्वेंटर का मतलब है इसके आविष्कारक भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो इसके आविष्कारक कौन हैं दोस्तों? विलियम शॉकली हैं, ठीक है, इसके आविष्कारक कौन हैं? विलियम शॉकली हैं। यह 1946 से 47 के लगभग ये डेवलप की गई थी। तो आपको डेटों में नहीं उलझना है क्योंकि बहुत सारी डेट हो जाएंगी, जो इंपॉर्टेंट हैं वही याद रखनी है आपको, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का इन्वेंटर कौन है? विलियम शॉकली। यदि आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो आपने पढ़ा होगा NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है, PNP ट्रांजिस्टर, ऐसे आपने देखा होगा। तो ये आपके ट्रांजिस्टर होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं। मैंने इनकी पिक्स आपको लगा दी हैं, आप यहां से देख सकते हैं। उसके बाद फिर जो अगली जो चीज है, इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो यहाँ पर असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था। अब असेंबली में क्या है दोस्तों? जैसे यदि आप फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर यूज ले रहे हो और आपको प्लस करना है, तो प्लस के लिए आपको 0 1 की कोड में कोई एक कोड याद होना चाहिए 0 1 की फॉर्म में, तभी आप प्लस कर सकते थे। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ कि आप ऐसा करो, 0 1 में कोड मत याद करो, आप प्लस को ऐसे लिख दो ऐड, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कोड यूज लेने लग गए थे। मल्टीप्लीकेशन आपको करना है तो आप ऐसे लिख दो MLT, ठीक है, मल्टी, ठीक है। उसके बाद आपको डिवाइड करना है तो आप DIV लिख दो ऐसे, मतलब कोड यूज होने लग गए थे। तो असेंबली लैंग्वेज को क्या और बोला जाता है? कोड लैंग्वेज भी बोला जाता है। यहाँ पर किसी वर्क के लिए कोड यूज होने लग गए थे। अब देखो दोस्तों, ये मशीन लैंग्वेज से तो सिंपल हुई ना। मशीन लैंग्वेज में तो हमें 0 1 की फॉर्म में आपको सब कुछ याद रखना पड़ रहा था। अब आप मेरे को ये बताओ, किसी के जो मोबाइल नंबर हैं उनको आप किसकी फॉर्म में याद रखते हो? कॉन्टैक्ट नेम से आप सेव करते हो या उसके मोबाइल नंबर से? आप कॉन्टैक्ट नेम से आप सेव करते हो, क्यों? क्योंकि आसान है कॉन्टैक्ट नेम को, ठीक है, नेम को याद करना आसान है, मोबाइल नंबर को याद करना थोड़ा जटिल है। ऐसे ही जो आपकी मशीन लैंग्वेज थी वहां पर आपको सब कुछ 0 1 की फॉर्म में करना था। लेकिन जैसे ही असेंबली लैंग्वेज आई, यहाँ पर कोड यूज होने लग गए थे। जैसे मैंने अभी बताया, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, ठीक है, ऐड के लिए ऐड, डिवीजन के लिए DIV, ऐसे कोड यूज होने लग गए थे। तो आपको क्या करना है? जैसे 3 प्लस करना है तो प्लस के लिए ऐड यूज ले सकते थे। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एग्जाम्पल का पूछा जाता है कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से थे। सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? IBM 1401, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हनीवेल 200, CDC 1604। देखो हमने 2 3 चीजें यहाँ से पढ़ी हैं। एक मैंने आपको बताई थी IBM की फुल फॉर्म, ठीक है। IBM मैंने बताया था एक कंप्यूटर निर्माता कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, जिसका काम क्या है? कंप्यूटर बनाना है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है, आपको IBM की फुल फॉर्म लिखनी है।
अभी आप सभी आईबीएम की फुल फॉर्म लिखें। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, जो हमें लाइव देख रहे हैं, ठीक है, मैंने इसको बहुत अच्छी तरीका से आईबीएम को बताया है। तो आईबीएम की फुल फॉर्म आप लिखें, आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। और सीडीसी की मैं बता देता हूं, ठीक है। हमने बात की थी कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, सीडीसी 6600, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ था। अब यहाँ पर सीडीसी आ रहा है, तो सीडीसी की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। मैंने आपको बताया है कॉरपोरेशन की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, आपके हर एग्जाम में पूछी जाएंगी। कॉरपोरेशन, आईबीएम की आप फुल फॉर्म बताएं प्लीज, जो भी हमें देख रहे हैं जल्दी से करें, ठीक है, जल्दी से आईबीएम की फुल फॉर्म बताएं क्या होती है। आईबीएम 1401, हनीवेल 200, सीडीसी 1604। कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि आईबीएम 1401, ठीक है, कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है। आईबीएम 1401 कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, तो आपको याद होना चाहिए कि यह कौन सी जनरेशन का है, सेकंड जनरेशन का है। तो फिर मैं आपको बता दे रहा हूं, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज लेते थे, इन्वेंटर जॉन एम्ब्रोस हैं। लैंग्वेज कौन सी यूज लेते थे, मशीन लैंग्वेज। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसके, ये कंप्यूटर हैं जो आपके फर्स्ट जनरेशन से रिलेटेड हैं। और आपका जो वैक्यूम ट्यूब कुछ इस तरह से होता था। और यहाँ पर आपको एलईडी की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब के अंतर्गत डायोड होते थे, और डायोड एलईडी होता है, एलईडी की लाइट इमिटिंग डायोड। उसके बाद हमने पढ़ी है सेकंड जनरेशन, अहमद सिंह जी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है, ऐसे ही आप, ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहें और आप टाइम टू टाइम जवाब देते रहें। जब अपन बात करते हैं सेकंड जनरेशन की, तो यहाँ पर यूज लिया गया था वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर। इसके इन्वेंटर हैं विलियम शॉकली। इसमें जो भाषा यूज ली गई थी असेंबली भाषा। एग्जाम्पल हैं आईबीएम 1401, हनीवेल 200, सीडीसी 1604। डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होते हैं दोस्तों ये पूरा, ठीक है, टू द पॉइंट है। ये होता है वो होता है ऐसी लाइनें नहीं लिखी, टू द पॉइंट सिस्टम है। बहुत कम टाइम लगेगा आपको इनका रिवीजन करने में। उसके बाद हम आगे बात करें थर्ड जनरेशन की। तो थर्ड जनरेशन में दोस्तों, आप फर्स्ट जनरेशन में इस जगह पर वैक्यूम ट्यूब यूज ले रहे थे, ठीक है, सेकेंड जनरेशन में आप ट्रांजिस्टर यूज ले रहे थे, और थर्ड जनरेशन में आपने इस जगह पर क्या यूज लिया है, आईसी। अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है। आईसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है दोस्तों, हिंदी में बात करें अपन, हिंदी में बात करें, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है समाकलित, समाकलित सर्किट। या सर्किट की भी मैं लिखूं तो समाकलित परपथ, ठीक है, समाकलित परपथ। यानी कि बहुत सारी चीजों को एक जगह पर आपने इकट्ठा कर दिया है, समाकलन कर दिया है, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है बहुत सारी चीज आपने एक जगह पर लगा दी हैं। अब इसमें क्या था दोस्तों, इसमें यह था कि ऐसे इन्होंने एक सिलिकॉन की पट्टिका ले ली। अब आपको पहले पता होना चाहिए जो आपका आईसी है ये किसका बना हुआ है, सिलिकॉन चिप पर, ठीक है, सिलिकॉन चिप का बना हुआ है। और सिलिकॉन दोस्तों क्या होती है, एक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक होता है, ये भी आपको याद रखना है। अर्धचालक, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि जो आपकी आईसी है, चिप है, ये किसकी बनी हुई होती हैं। तो कई बार ऑप्शन में सिलिकॉन आ जाता है और कई बार सीधा सेमीकंडक्टर आ जाता है। सिलिकॉन ही क्या है, सेमीकंडक्टर है। अब इन्होंने क्या किया, कैसे बनाई थी आईसी, एक ये सिलिकॉन की, ठीक है, एक पट्टिका ले ली। इसके ऊपर इन्होंने क्या किया, जो सेकंड जनरेशन में अपन ट्रांजिस्टर यूज ले रहे थे वह इसके ऊपर लगा दिया। उसके बाद आप यदि साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो एक रजिस्टर आपने सुना होगा और कैपेसिटर भी सुना होगा, ऐसे इन्होंने लगा दिए। अब ऐसा नहीं है कि केवल एक ही ट्रांजिस्टर है, कई ट्रांजिस्टर लगाए गए थे यहाँ पर। तो इस तरह से आपकी, यानी कि बहुत सारी चीजों को एक जगह पर इकट्ठा किया जा रहा है, इस चीज को बोलते हैं इंटीग्रेशन। इसलिए ही जो ये सर्किट बना है ये क्या बना है, इंटीग्रेटेड सर्किट। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इन्वेंटर कौन है, जैक किल्वी है, ठीक है।
इन्वेंटर कौन है? जैक किल्बी हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आ रखा है। तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बन चुके हैं। थर्ड जनरेशन में किस कंपोनेंट को यूज लिया जाता था? आईसी को। आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके इन्वेंटर कौन है? जैक किल्बी। आईसी किसकी बनी हुई होती थी? सिलिकॉन की। ठीक है। और सिलिकॉन के ऊपर क्या क्या चीजें थी? ट्रांजिस्टर था, कैपेसिटर था, रजिस्टर था। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कई बार सिलिकॉन की जगह पर आपसे ऑप्शन में दे पूछ लिया जाता है सेमीकंडक्टर। कई बार सिलिकॉन की जगह पर सेमीकंडक्टर दे दिया जाता है। यदि आप साइंस पढ़ रहे होंगे वहां पर आपको पता चलेगा कि सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। तो सेमीकंडक्टर का भी यहाँ पर यूज लिया जाता था। अब दोस्तों जो यहाँ पर आप ट्रांजिस्टर लगा रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि केवल एक ट्रांजिस्टर लगाओगे। आप ट्रांजिस्टर की संख्या कितनी भी ले सकते हो। ठीक है, 1000, 2000, 10,000, ठीक है, 1,00,000। जो ट्रांजिस्टर की संख्या है इसके आधार पर ही आईसी को डिवाइड किया गया है। ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पर कि आप इस चिप के ऊपर, ठीक है, इस चिप के ऊपर, अब पहला ठीक है, आप ये शब्द बार बार सुन रहे हैं चिप। हम इसको चिप क्यों बोल रहे हैं दोस्तों? जैसे आपने चिप्स खाई होंगी, आलू की बनी हुई होती हैं, चिप्स होती हैं, कितनी पतली होती है। ऐसे ही जो ये आईसी होती है उतनी ही पतली होती है। तो ये चिप्स जो वर्ड है वहीं से उठाया गया है। आलू की जो चिप्स होती हैं, चिप्स वर्ड वहीं से उठाया गया है। तो चिप्स क्या है? थैंक यू भैया। ठीक है, चिप्स क्या है? आलू की जो चिप्स होती हैं वहीं से, यानी इतना पतला होता था ये, वहीं से उठाया गया है। उसकी बराबर साइज होती थी, इसलिए इसको चिप्स बोल देते हैं। इसका टेक्नोलॉजी कोई टर्म नहीं है, वहीं से उठाया गया है। आगे मैं बता रहा हूं कि इस चिप के ऊपर ट्रांजिस्टर की संख्या कितनी है। ट्रांजिस्टर की संख्या कितनी है, इसके आधार पर इसको बांटा गया है आईसी को। ठीक है, आईसी को ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पर बांटा गया है। अब अपन आगे जानते हैं कि क्या क्या होते हैं आईसी के टाइप्स। आईसी के जो आप टाइप देख रहे हो दोस्तों, ये हमने किसके आधार पर बांटे हैं कि उस सिलिकॉन जो है, जो चिप है, उसके ऊपर ट्रांजिस्टर कितने लगाए गए हैं, उनकी संख्या के आधार पर इसके टाइप से लिखे जाते हैं। ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पर, ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पर हमने आईसी को क्या किया है? क्लासिफाई किया है। तो पहला कौन सा है? एसएसआई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। स्केल का मतलब आप समझते होंगे हिंदी में पैमाना, यानी कि छोटे स्तर पर इंटीग्रेशन हो रहा है। इसका मतलब है इस जगह पर जो एसएसआई जो चिप थी, एसएसआई जो आईसी चिप थी, यहाँ पर 10 से लगा के, ठीक है, 100 तक आप क्या यूज लेते थे? 10 से लगाकर 100 तक आप ट्रांजिस्टर यूज लेते थे। संख्या कितनी बोल रहा हूं मैं, ये आपको याद नहीं करनी है, मैं आपके समझने के लिए बता रहा हूं कि यहाँ पर ट्रांजिस्टर की संख्या कैसी थी? बहुत कम थी, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसका नाम क्या है? एसएसआई। ये आपको याद रखना है, नाम क्या है? एसएसआई। एसएसआई की फुल फॉर्म क्या रहेगी? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर की संख्या है दोस्तों 10 से लगाकर 100 तक है। ठीक है, उसके बाद आता है कौन सा? एमएसआई। एमएसआई की फुल फॉर्म क्या रहेगी? मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पर ट्रांजिस्टर की संख्या कितनी होगी दोस्तों? यहाँ पर ट्रांजिस्टर की संख्या रहेगी 100 से लगाकर 1000 तक। यहाँ पर ट्रांजिस्टर की संख्या कितनी रहेगी? 100 से लगाकर 1000 तक। उसके बाद आता है एलएसआई। एलएसआई में, ठीक है, एलएसआई में ट्रांजिस्टर की संख्या कितनी रहेगी? 1000 से लगाकर 10,000 तक। ठीक है, 1000 से लगाकर 10,000 तक ये संख्या है। आपको याद नहीं रखनी है, एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, मैं आपके समझने के लिए बता रहा हूं। उसके बाद एक और होता है दोस्तों बीएलएसआई। ठीक है, यहां पर लिखी हुई नहीं है बीएलएसआई। इसको इसी कलर में लिख लेते हैं जिससे आपके दिमाग में सही तरह से चीजें हों। बीएलएसआई, बीएलएसआई की क्या हो जाएगी फुल फॉर्म? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखो कुछ नहीं है, आप संख्या कितनी लगा रहे हो उस चिप के ऊपर ट्रांजिस्टर की, वही चीज आपके किसको निर्धारित कर रही है? इसकी आईसी की चिप को। यहां पर कितनी संख्या थी?
तो यहाँ पर हम लगाएं दोस्तों, यहाँ पर संख्या थी 10,000 से लगाकर 1 लाख तक, ठीक है, 10,000 से 1 लाख तक आपके ट्रांजिस्टर थे। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, इसके बाद एक और टाइप आता है, वह आता है यूएलएसआई। यूएलएसआई, तो यूएलएसआई की फुल फॉर्म क्या रहेगी? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब यहां पर कितनी थी? तो यहां पर थी 1 लाख से ऊपर, ठीक है, 1 लाख से ऊपर, 1 लाख से ऊपर ट्रांजिस्टर की संख्या है। अब देखो आप क्या समझ पा रहे हैं, ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पर आईसी को, ठीक है, अपन ने क्या किया है, क्लासिफाई किया है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों? ये जो पहले और दूसरे टाइप हैं, ठीक है, पहले दूसरे टाइप हैं, इन्हीं को अपन ने थर्ड जनरेशन में यूज लिया था, ठीक है, केवल पहले और दूसरे टाइप को ही अपन ने थर्ड जनरेशन में यूज लिया था। आईसी के यदि आपसे पूछे कि थर्ड जनरेशन में आईसी के कौन से टाइप्स को यूज लिया गया था, तो आप क्या बताओगे? एसएसआई और एमएसआई। उसके बाद जो आपके एलएसआई और वीएलएसआई हैं, इनको यूज लिया गया था फोर्थ जनरेशन में, और जो आपका वीएलएसआई है इसको यूज लिया गया है फिफ्थ जनरेशन में। यानी कि हम जो फिफ्थ जनरेशन अभी यूज ले रहे हैं, वहां पर कौन सी चिप यूज ली जा रही है? यूएलएसआई। यूएलएसआई यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो आप दोबारा से देखें, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईसी का यूज कौन सी जनरेशन से प्रारंभ हुआ? थर्ड जनरेशन से। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आईसी के इन्वेंटर कौन है? जैक किलबी। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आईसी किसकी बनी हुई होती है? सिलिकॉन की। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आईसी किसकी बनी हुई होती है? ऑप्शन में सिलिकॉन नहीं देगा तो आप क्या बताओगे? सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आईसी के कौन से टाइप से थर्ड जनरेशन में यूज लिए गए थे? तो एसएसआई और एमएसआई, ठीक है। तो यहां तक आपकी थर्ड जनरेशन कंप्लीट हो जाती है। ये फिर फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन से संबंधित है, इनको भी आप यहीं पर देख लो। यदि आपसे पूछा जाए कि फोर्थ जनरेशन में क्या यूज किया जाता था, तो एलएसआई और वीएलएसआई। फोर्थ जनरेशन का टाइम इंटरवल, टाइम पीरियड बहुत ज्यादा रहा था, तो एलएसआई का उपयोग कुछ समय के लिए ही हुआ था, ज्यादातर समय के लिए वीएलएसआई का उपयोग हुआ था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों वीएलएसआई, इसी को आप क्या बोलते हो? सीपीयू बोलते हो, ठीक है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि सीपीयू क्या होती है। सीपीयू कुछ नहीं, जिस जगह पर 10,000 से 1 लाख तक ट्रांजिस्टर एक ही जगह पर रखे हुए हों, वही क्या होती है? सीपीयू होता है। और इसे क्या और बोल सकते हैं? वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिफ्थ जनरेशन में क्या यूज लिया गया था दोस्तों? यूएलएसआई यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मुझे उम्मीद है ये आप आईसी देख रहे हो, आईसी कैसे होती हैं, ऐसी आईसी होती है, ठीक है। यहाँ पर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, कोबोल, फोर्ट्रॉन ऐसी लैंग्वेज यूज ली जा रही थी थर्ड जनरेशन में, लैंग्वेज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड जनरेशन से जो क्वेश्चन बनते हैं आईसी से बनते हैं, ठीक है। थर्ड जनरेशन से जो क्वेश्चन बनेंगे आईसी से बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन को आप पढ़ चुके हैं। फोर्थ जनरेशन में क्या यूज होता था? वीएलएसआई। और वीएलएसआई को ही क्या और बोलते हैं दोस्तों? वीएलएसआई को ही बोला जाता है सीपीयू। और सीपीयू को भी क्या बोलते हैं? मैक्रो प्रोसेसर, ठीक है। वीएलएसआई को आप सीपीयू कहें, मैक्रो प्रोसेसर कहें। यहाँ पर वीएलएसआई के साथ दोस्तों एलएसआई भी यूज हुआ था, कुछ समय के लिए हुआ था, कुछ साल के लिए, 1-2 साल के लिए, क्योंकि ये जो जनरेशन है 10 साल तक चली थी। 10 साल में से 1-2 साल के लिए एलएसआई यूज हुआ था, और ज्यादातर समय के लिए वीएलएसआई ही यूज हुआ था। वीएलएसआई को क्या और नाम देते हैं दोस्तों? सीपीयू देते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके इन्वेंटर कौन है? टेड होप हैं, ठीक है। इन्वेंटर कौन है? टेड होप हैं। और माइक्रो प्रोसेसर का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है, यदि आपसे पूछे कि मैक्रो प्रोसेसर का सर्वप्रथम प्रयोग कौन सी जनरेशन में हुआ था, तो फोर्थ जनरेशन में हुआ था, ठीक है। तो ये आपका हो गया होगा फोर्थ जनरेशन। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों मैक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।
मैक्रो प्रोसेसर का सर्वप्रथम प्रयोग कौन सी जनरेशन में हो रहा है? 4th जनरेशन में। अब मैक्रो प्रोसेसर बोलो या सीपीयू बोलो या बीएलएसआई बोलो, एक ही बात है। आगे हम पढ़ेंगे मैक्रो प्रोसेसर की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे पहले मैक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ था? 4th पीढ़ी में हुआ था। उसके बाद विश्व का पहला मैक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो इंटेल 4004। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि दुनिया का पहला मैक्रो प्रोसेसर कौन सा है। तो इंटेल 4004 दुनिया का पहला मैक्रो प्रोसेसर है। और भारत का, जब आप दुनिया की बात करते हो तो कहीं ना कहीं आप भारत की भी बात करोगे कि उस संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है। तो भारत का पहला मैक्रो प्रोसेसर है दोस्तों शक्ति। और शक्ति को किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास ने बनाया है। ठीक है, भारत का पहला मैक्रो प्रोसेसर कौन है? शक्ति। और शक्ति को किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास ने बनाया है। क्योंकि आपको पता होगा आईआईटी हो या एनआईटीज हो, सभी इंजीनियरिंग से रिलेटेड संस्था हैं। वहां पर क्या है, टेक्नोलॉजी में, ठीक है, जो भी परिवर्तन हो रहा है वो वहीं पर किए जाएंगे। आगे चलते हैं हम 5th जनरेशन की ओर। 4th जनरेशन के अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों कि 4th पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से थे। मैंने आपको पहला, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो बताया था, ठीक है, CDC 6600, वह कौन सी जनरेशन का है? 4th का ही है। क्रे फर्स्ट, ठीक है, सफल क्रे फर्स्ट हुआ था सुपर कंप्यूटर, दुनिया का सेकंड सुपर कंप्यूटर। या आप लिख सकते हैं दुनिया का पहला सफल सुपर कंप्यूटर, सफल सुपर कंप्यूटर, ये भी आप लिख सकते हैं। ये कब आया था? मैं सब कुछ लिखा चुका हूं, 1976 ईस्वी में ये आया था। उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसीबी कौन सी पीढ़ी से स्टार्ट हो गए थे? 4th पीढ़ी से स्टार्ट हो गए थे। आगे चलते हैं, 5th पीढ़ी आपकी आती है। 5th जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ था? कौन सी चिप आई थी? यूएलएसआई। ठीक है, आईसी का कौन सा टाइप यूज लिया जा रहा है 5th जनरेशन में? यूएलएसआई। यूएलएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होती है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद इसमें किस चीज का प्रयोग होने लगा है? आप देख रहे होंगे आजकल एआई का प्रयोग किया जाता है। एआई की फुल फॉर्म क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और 5th जनरेशन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो लैपटॉप है आपका, और कौन सा है? भारत का जो परम सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, भारत का परम सुपर कंप्यूटर, ठीक है, आपने देखा होगा परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, अपन पढ़ चुके हैं। परम 8000 भारत का पहला परम सुपर कंप्यूटर किसका एग्जाम्पल है? 5th जनरेशन का एग्जाम्पल है। तो ये आपको 5th जनरेशन पता चल गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी जनरेशन यहाँ पर फिनिश होती हैं, 5 जनरेशन होती हैं। 5th जनरेशन के एग्जाम्पल आपके लैपटॉप और भारत का परम सुपर कंप्यूटर। एक क्वेश्चन ये आया हुआ है कि भारत का जो परम सुपर कंप्यूटर है कौन सी पीढ़ी का सुपर कंप्यूटर है? तो कौन सी पीढ़ी का है दोस्तों? 5th जनरेशन या 5th पीढ़ी का है। तो यहाँ पर हमारी जनरेशन कंप्लीट हो चुकी है। आपने देखा होगा बहुत जल्दी से हमने जनरेशन कंप्लीट कर ली है और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट आप जिसे बोलते हो, ऐसे अपन ने क्या कंप्लीट कर ली है जनरेशन। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? प्लीज जो भी लाइव हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप अपना जो भी राय है वह बताएं हमें। ठीक है, और आप क्या चाहते हैं वो भी हमको बता दें। ठीक है, हमारा जो आज का सेशन है समाप्त होने जा रहा है, जल्दी से बताएं आप, आपको ये सेशन कैसा लगा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। ठीक है, और शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप कितना भी थ्योरी पढ़ते रहें दोस्तों। सबका निचोड़ है ये मक्खन है। ठीक है, सभी चीज़ों का निचोड़ है ये, ऐसे ही हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे क्या है, बहुत जल्दी हो जाता है यदि अपन ऐसे पीपीटी तैयार करके लाएं। ठीक है, और शॉर्ट एंड स्वीट रहता है। जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हीं को बताएं, ठीक है, और समझाते हुए चलें। तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।